हेलो बच्चों। तो जेई मेंस 2024 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये जेई मेंस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। पूछ क्या रहा है, हमें दो कम्प्लेक्स दिया हुआ है CONH3 6 के पावर 3 और COF6 3- आर रेस्पेक्टिवली नो। अब इसके बारे में पूछ रहा है कि ये स्पिन फ्री कम्प्लेक्स है या स्पिन पेयर कम्प्लेक्स है, स्पिन पेयर कम्प्लेक्स है या स्पिन फ्री कम्प्लेक्स है, ये दिया हुआ है। आउटर कम्प्लेक्स है या इनर कम्प्लेक्स है, इसके बारे में ये बोल रहा है। तो पहले हमें जब भी हमें स्पिन के बारे में पूछता है या आउटर या इनर की बात करता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में पहले हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें और इसमें हम देख लेंगे कि इसमें इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो कैसे निकालते हैं इस चीज़ को, तो पहले हम क्या करते हैं, ये कम्प्लेक्स जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। CONH3 का क्या है 6 है, ये 3+ है। अब क्या होता है कि अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से देखें इस चीज़ को, तो हमें पता है कि कोबाल्ट पे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से देखें तो जो हमारा मेटल होता है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, मेटल आयन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 4s2 3d7। अब कोबाल्ट +3 है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो इसको मान लेते हैं x और 6 × NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0 इक्वल टू जितना चार्ज होता है उसके बराबर। तो x इक्वल टू क्या आ गया +3। तो अब कोबाल्ट +3 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालेंगे तो कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ रहा है 4s0 3d6। इसी तरह से हम इसका देखेंगे कौन सा है, COF6 - 3 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम देखेंगे तो इसका भी वही आएगा, x +6 × F के ऊपर -1 चार्ज होता है इक्वल टू -3। ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है कि आप निकाल लेते होंगे, तो इस तरह से हम निकालते हैं। जो भी हमारे पास लिगेंड प्रेजेंट होता है उसके ऊपर कितना चार्ज है उस तरह से। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा +3। यानी कि दोनों के केस में हमारा ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, यानी कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दोनों के केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बात आती है कि अब ये सेम हो गया, अब क्या कैसे करते हैं, तो हम पहले डी आर्बिटल बना लेते हैं। जो हमारा ये है डी आर्बिटल 1 2 3 4 5, तो हम पहले डी आर्बिटल बना लेते हैं 5 का, 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4 और 5। ठीक है। अब डी आर्बिटल में अगर हमें वीक फील्ड हो या स्ट्रांग फील्ड हो तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। हमें पता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो वो T2G और EG में ब्रेक हो जाता है, इस तरह से T2G और EG में। तो T2G कौन सा होते हैं, जो प्लेनर वाले होते हैं उसको T2G, और एक्जियल वाले हमारे जो होते हैं EG। इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं। इस तरह से ब्रेक करने में ये हो जाता है कि हमें पेयरिंग कराने में आसान होती है। अब बात आती है कि जो हमारा NH3 है, NH3 हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है। कैसे पता चलता है, तो जो हमारे देखो हाइलोजन हो गया, ठीक है, और नाइट्रोजन सॉरी हाइलोजन और ऑक्सीजन और सल्फर, जब हमें ये डोनर एटम मिलते हैं तो जनरली ये क्या होते हैं, हमारे पास वीक फील्ड लिगेंट होते हैं। क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंट होते हैं। ये जनरली हमारे वीक फील्ड लिगेंट होते हैं। और कार्बन और नाइट्रोजन और फास्फोरस की ये जो डोनर एटम होते हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट होते हैं। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है, तो वो क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हम उसको कैसे भरेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इसने क्या किया, पेयर करा दिया। तो पेयरिंग कराने की वजह से, और ये जो हमारा फ्लोरीन वाला होगा वो कैसे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा, तो फ्लोरीन वाले का इस तरह से होगा, ये 3 और ये 2। तो फ्लोरीन हमारा किस में आ रहा है, वीक फील्डिंग में। हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हमारा जो क्लोरीन है वो किस में आ रहा है, फ्लोरीन, ये हमारा हाइलोजन में आ रहा है। तो हाइलोजन में वीक फील्ड में, तो हमारी की वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं कराते हैं, तो कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6। पहले सब आर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे, उसके बाद हम पेयरिंग कराएंगे। ठीक है, ये चीज़ हुम्स रूल के हिसाब से करेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें ध्यान से देखो आप, अब इसमें ध्यान से देखो, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है,
इसके अंदर है 4 और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0। तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पिन पेयर कम्प्लेक्स या फिर लो स्पिन कम्प्लेक्स, लो स्पिन कम्प्लेक्स, ठीक है, जिसमें है, इसी को बोला जाएगा पेयर्ड स्पिन पेयर कम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कम्प्लेक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोला जाता है हाई स्पिन कम्प्लेक्स, हाई स्पिन कम्प्लेक्स, या फिर इसी को बोला जाएगा स्पिन फ्री कम्प्लेक्स, ठीक है, स्पिन फ्री कम्प्लेक्स ये है। तो अगर आप देखो पहला क्या है, स्पिन फ्री कम्प्लेक्स नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। स्पिन पेयर है, हाँ पहला सही है, स्पिन फ्री यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। अब बात आती है आउटर डी कम्प्लेक्स इनर डी कम्प्लेक्स में। तो आउटर डी कम्प्लेक्स में क्या होता है, जो हमारा डी ऑर्बिटल है वो अगर हमारे जो हमने कंपाउंड निकाल रहे हैं अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन DsP3 आता है तो उसको बोला जाता है इनर डी कम्प्लेक्स, ठीक है, इनर डी कम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। और अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आता है तो इसको बोला जाता है आउटर डी कम्प्लेक्स, क्योंकि डी ऑर्बिटल आउटर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको आउटर डी कम्प्लेक्स बोलो या आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बोलो, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो क्या आ जाएगा, ये देखो इसमें डी ऑर्बिटल इनर वाला पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि हमारा जो है इसका CONH36 का जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है D2sp3, यानी कि ये इनर डी कम्प्लेक्स है, क्या है, इनर डी कम्प्लेक्स है। और अगर इसकी बात करेंगे ये, तो इसके लिए देखो ये सारे ऑर्बिटल फिलअप हैं, इसका डी वाला, इनर वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब कौन सा पार्टिसिपेट करे, आउटर वाला करेगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स। तो आप देख लो इनर डी कम्प्लेक्स स्पिन पेयर कम्प्लेक्स, ये दोनों गलत हैं, ये नहीं होगा। इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स है लेकिन स्पिन पेयर नहीं है, ये स्पिन फ्री कम्प्लेक्स है, ठीक है, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। ये आउटर डी नहीं है, इनर डी है, ये क्या है, उल्टा दे दिया है, ये इनर डी है, ये आउटर डी है। तो इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। धन्यवाद।